हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज में आपका। हम लोग रैपिड रिवीजन आपके कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कल थर्ड वाले चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें 1 तारीख से लेकर हम लोग जिस तारीख में भी आज आ गए हैं आपके सामने उसमें हाजिर हैं और बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन चल रहा है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था, वन शॉट देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके हम लोग थ्योरी नोट्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले, कंसेप्ट को हम लोग सीखने वाले। फिर शाम को लाइव क्लास आएगी, फिर रिकॉर्डेड वीडियो इसका बनेगा। और चैप्टर नंबर है 4, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब द्विघात बहुपद आप लोगों ने पढ़ा था और बहुपद है तो द्विघात समीकरण भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा दिक्कत इसमें आपको आएगी नहीं, चिंता मत करिए। तो मैं टाइम कम लेते हुए 30 से 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो बनेगा, हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं है कि फालतू में वीडियो बड़ा करने में कोई मतलब है नहीं। पहली बात तो ये आपको समझना है कि ये जो द्विघात समीकरण होता है इसका सबको पता होना चाहिए। इसका जो सामान्य रूप होता है, क्या पता होना चाहिए? इसका जो सामान्य रूप होता है इसका सबको सामान्य रूप पता होना चाहिए। सामान्य रूप बोल दो, व्यापक रूप बोल दो, एक ही बात है। इसका सामान्य रूप होता है साहब आपके पास ax² फिर प्लस का bx फिर प्लस का c बराबर में क्या होता है, 0 होता है। कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसका सामान्य रूप आपको मैंने द्विघात बहुपद में पढ़ाया था और द्विघात समीकरण में भी आपको वापस पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जहाँ करके आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ करके क्या ध्यान रखना है साहब? जहाँ करके एक पहली बात तो यहाँ पर है कि जो a है वो आपका x² का गुणांक कहलाता है। ये मैं आपको दूसरे चैप्टर में बता चुका हूँ बहुपद के अंदर, अगर आपको याद होगा तो वीडियो, ठीक है। x² का गुणांक हो गया और ये जो b है वो हो जाएगा आपके x का गुणांक। किसका गुणांक हो जाएगा आपके सामने? x का गुणांक। और ये जो c है वो हो जाएगा आपका अचर, अचर पद कहलाएगा। c आपका क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये आपके सामने आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर तथा करके आपको एक चीज़ समझनी है कि a का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो फिक्स चीज़ है, क्योंकि अगर a 0 हो गया फिर तो x² खत्म हो जाएगा और x² खत्म होते ही तो बात ही खत्म हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। पहली बात हम लोगों ने ये सीख ली। दूसरा पॉइंट हम लोग ये सीखते हैं कि द्विघात समीकरण की कोई आपसे घात पूछ ले तो द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है साहब? 2 होती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने। इनको मैंने बड़े तरीके से बताया लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, जहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a क्या होता है? x² का गुणांक, b क्या होता है? x का गुणांक, c क्या होता है? अचर पद होता है। और इसकी जो द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। और एक बात और हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के जो हम लोग शून्यक बोलते हैं, हमने द्विघात बहुपद में क्या बोला था? शून्यक बोला था। या शून्यक बोलो या उसको मूल बोलो, बात एक है। या तो द्विघात समीकरण हम लोग जो बात करेंगे, शून्यक बोलो या मूल बोलो, एक ही बात है। और इसके जो मूल होंगे वो 2 हो सकते हैं। कितने मूल हो सकते हैं साहब इसके? 2 हो सकते हैं। एक अल्फा होगा, एक आपका क्या होगा? बीटा। शून्य क्या अल्फा बीटा 2 ही होते हैं। एक्स के 2 मान आएंगे ना, क्योंकि जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। इसका मतलब ये हो गया अल्फा और बीटा। अब तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जो ये द्विघात समीकरण आपके सामने है, कौन सी द्विघात समीकरण? ax² प्लस का bx और प्लस का ये जो c आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हल करने की विधि होती है। इसको हल करने की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। इसको हल करने की आपके सामने कितनी विधियां आती हैं? 3 विधियां आती है। इस बात को ध्यान रखना, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। इसको हल करने की 3 विधियां आपको ध्यान रखनी है। उसमें से जो पहली विधि होती है वो होती है आपके गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है आपकी? गुणनखंड विधि। इसको हल करने की कौन सी विधि होती है? पहले गुणनखंड विधि, जो हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। गुणा करने पर ये हो जाए, जोड़ने पर ये हो जाए, वो सेम टू सेम यहाँ पर है, ठीक है। नंबर अगर हम लोग 2 बात करें तो 2 नंबर पर है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि। भाई पहली होगी गुणनखंड विधि, दूसरी होगी पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान रखना, पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है आपके पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी जो विधि है वो है श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र।
ठीक है, या इसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र। दो नाम है साहब इसके। पहला हो जाएगा श्रीधर आचार्य सूत्र, या इसको बोला जाएगा द्विघाती सूत्र। ये ज़्यादातर हम लोग काम लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ज़्यादातर हम लोग इसको काम में लेते हैं। और ये होता क्या, अगर यहाँ पर इसमें x का मान आपको निकालना, श्रीधर आचार्य सूत्र बहुत ज़्यादा काम आता है। x का मान निकालना तो ये हो जाएगा माइनस का b, फिर प्लस माइनस का क्या कहलाता है आपको b स्क्वायर, ये जो माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाता है 2a हो जाता है। ये आपका श्रीधर आचार्य सूत्र होता है सब। ये आपका क्या कहलाता है, श्रीधर आचार्य सूत्र कहलाता है। यहाँ तक एक बार आप लोग गौर फरमाइएगा, बढ़िया तरीके से चीज़ों को देखिएगा। मैं वापस रिवीजन एक बार करवा देता हूँ आपको। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो पूर्ण वर्ग विधि है वो आपके सिलेबस में नहीं है। पहले जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी उसके अंदर होता था, नई वाली एनसीईआरटी में जिक्र नहीं हो रखा, इस बात का ध्यान रखना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a बराबर क्या होता है x स्क्वायर का गुणक, b क्या होता है x का गुणक, और c क्या होता है अचर पद। ये तो मैंने आपको पहचानना बता दिया, क्योंकि यहाँ हमें ABC पहचानने बहुत जरूरी। ये बताने के बाद हम लोगों ने पहला पॉइंट ये पढ़ा था। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा है, जो द्विघात समीकरण होती है उसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है साहब, आपके 2 होती है। तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया कि द्विघात समीकरण के जो शून्य होते हैं उनको मूल भी बोला जाता है। इस प्रश्नावली में शून्य नहीं बोलकर वो क्या बोलेगा, मूल बोलेगा। तो एक ही बात है, x के वहां पर भी 2 मान आया करते थे और यहाँ पर भी कितने आएंगे, 2, क्योंकि हमने यह सीखा कि अगर शून्यकों की संख्या आपको निकालनी है या मूलों की संख्या आपको निकालनी है तो जितनी घात होगी उतने ही होंगे। त्रिघात बहुपद है कि नहीं, त्रिघात समीकरण आप कहने द्विघात है तो द्विघात। तो यहाँ पर इसके शून्य के जो मूल होंगे वो 2 हो जाएंगे, अल्फा और क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। चौथा पॉइंट आपके सामने आएगा, जो द्विघात समीकरण है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हल करने की कितनी विधियां होती है। कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसको हल करने के 3 मेथड होते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा होता है श्रीधर आचार्य सूत्र यानी कि द्विघाती सूत्र। पूर्ण वर्ग विधि आपके सिलेबस में नहीं, इसको आपको नहीं पढ़ना होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग ये और ये पढ़ते हैं। आप चाहो तो गुणनखंड से कर सकते हो, आप चाहो तो इससे कर सकते हो। ज्यादातर हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं और ये काम का भी इसके बारे में और चीजें खूब सारी आएगी। ठीक है, तो गुणनखंड विधि आपको सबको पता है कि अचर को और उनको गुणा करवाना होता है। गुणा करवाने पर ये आए, जोड़ने पर ये आए, जो हम लोगों ने शून्य के निकालने पड़े थे ना दूसरे चैप्टर में, गुणा करने पर 7 आ जाए, गुणा जोड़ने पर 3 आ जाए, ऐसा कुछ मामला आप लोगों ने पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर। हम लोग शून्य जब निकालते, ऐसा काम ही हम लोग यहाँ पर करने वाले। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, x का मान अगर आपको निकालना तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ज्यादातर 95% क्वेश्चन के अंदर श्रीधर आचार्य सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा। आगे 5वां चैप्टर हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, वहां पर पदों की संख्या n आती है, उसके अंदर भी इसका सूत्र का यूज होता है। तो उम्मीद है जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई है ना वो आपको समझ में आई होगी। इन बातों को लिखवाने में मैं पेज के पेज भरवा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि जितनी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, जितनी चीज़ें उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो b स्क्वायर माइनस का 4ac है, इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, ये आपका विविक्तीकर कहलाता है। क्या कहलाता है साहब, आपका विविक्तीकर कहलाता है। इसका मतलब मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मैं d बराबर क्या लिख सकता हूं, b स्क्वायर माइनस का 4ac भी लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपके b स्क्वायर माइनस 4ac, d को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। आपको क्या बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो मुझे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपके क्लियर कट हो जानी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac श्रीधर आचार्य में लिखा है, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोला जाता है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, विविक्तीकर कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। अब मान के चलिए मैंने इस चैप्टर की आपको 90% चीज़ें एक स्लाइड के ऊपर पढ़ा दी, 90% चीज़ें मैंने आपको इस स्लाइड के ऊपर पढ़ा दी है। कोई समस्या आपको नहीं आएगी। मैं चाहूँ तो इनको इतना बड़ा बना सकता था, आधे घंटे तक आपको लेके जा सकता था, 1 घंटे तक लेके जा सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है सब।
फालतू की चीज़ें पढ़ने से करने से कोई मतलब होगा नहीं। आप चीज़ें केवल और केवल ध्यान रखें, एक द्विघात समीकरण का मतलब सामान्य रूप ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 तथा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्योंकि जिस दिन यहाँ 0 रख दिया तो x² खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी 1, और जिसकी एक घात होती है वो द्विघात नहीं कहलाता, रेखिक कहलाता है। हम रेखिक नहीं पढ़ रहे, हम द्विघात पढ़ रहे। जहां a बराबर होगा x² का गुणांक, जो भी x² के आगे होगा वित्त चिन्ह, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आपका a कहलाएगा। b क्या होगा, x का गुणांक, और c क्या हो जाएगा, अचर पद। सी क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। पहला पॉइंट सामान्य रूप से रिलेटेड सारी बातें आपके सामने। फिर ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, कोई क्या पूछ ले द्विघात समीकरण की क्या होती है, घात कितनी होती है, तो द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है साहब, 2 होती है। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2 होती है। और द्विघात समीकरण के शून्य क्या मूल बोला जाता है, वो 2 मूल आते हैं, अल्फा और क्या आते हैं, बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है, अल्फा बीटा बराबर c बटा a होता है। शून्यकों का योग या मूलों का योग, एक ही बात है ना, शून्यकों का योग बोलो या मूलों का योग, क्योंकि जो चीज आप दूसरे चैप्टर में शून्य बोलते थे, x के 2 मान, एक अल्फा और एक बीटा, चौथे चैप्टर में उन x के दोनों मानों को शून्य नहीं बोलकर एग्जामिनर ने या किताब वाले ने आपको ये बोलना चाहा है कि आप उसको मूल बोलोगे, और मूल आपके कौन कौन से कहलाएंगे, एक अल्फा कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, आपका बीटा कहलाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c बटा a होता है। ये आप बात ध्यान नहीं रखेंगे, आपको दूसरे चैप्टर में वैसे भी पता है। चौथी बात हम लोगों ने सीखी कि जो द्विघात समीकरण का ये जो सामान्य रूप होता है, इस प्रकार का अगर आपके पास द्विघात समीकरण आएगा तो उसको हल करने के आपके पास 3 मेथड अवेलेबल है। कितने मेथड हैं, 3 मेथड अवेलेबल हैं। पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि, जो आप 7वीं क्लास 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास में भी हम लोगों ने गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। दूसरे चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा था, इस चीज को पढ़ा है। एक विधि होती थी पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर ऐसा मेथड था सेम टू सेम, क्योंकि तीनों से किसी से भी करते हो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, एक्स की वैल्यू एज इट इज सेम आती है, एक्स की वैल्यू सेम आती है तीनों मेथड से किसी से ही करो। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि को क्या कर दिया गया, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। तो आप ध्यान नहीं रखें, आपको कोई पूछ ले कि द्विघात समीकरण हल कितने प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, एक ही बात है। गुणनखंड विधि हमारे सिलेबस में दूसरे चैप्टर में पढ़ा, चौथे चैप्टर में और पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि आपको नहीं पढ़नी। फिर होता है श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती जो सूत्र होता है, अगर इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस का चिन्ह लेना और एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको है, उसको हम लोग शॉर्टकट में d बोलेंगे। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कहलाता है, ये द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है। क्या कहलाता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, विविक्तिकर कहलाता है। और इस विविक्तिकर के बारे में 3 चीजें बहुत फेमस है। हम लोग जब किसी भी द्विघात समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, वो हमें 3 वैल्यू दे सकता है। या तो वो धनात्मक वैल्यू देगा, मतलब प्लस की कोई भी वैल्यू दे सकता है, या आपको वो 0 ही दे सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाए सेम टू सेम, या आपको ऋणात्मक वैल्यू दे सकता है। इसका मतलब 0 वैल्यू दे सकता है, 0 से ग्रेटर देन दे सकता है, 0 से लेस देन आपको दे सकता है। सपोज दैट आप लोगों ने क्या कर दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपके पास धनात्मक आ गया, धनात्मक कुछ भी मान 1 2 3 4 5 दुनिया की कोई भी वैल्यू, तो वहां पर जो मूलों की प्रकृति कहलाएगी वो कहलाएगी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक और क्या कहलाएंगे, भिन्न भिन्न कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और वो एग्जैक्ट 0 आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, माइनस में पीछे चला गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब आप कहोगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे, कोई वास्तविक मूल अवेलेबल नहीं है, मूल अवास्तविक होंगे। बात समझ में आई कि नहीं है। ये मूलों की प्रकृति मैं पूरा का पूरा आपको अगली स्लाइड में समझाने वाला हूँ, लेकिन मैंने एक हिंट आपको दे दिया कुछ इस प्रकार से। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है 3 वैल्यू दे सकता है, ये मैथमेटिक्स में 3 वैल्यू तो आ सकती है, धनात्मक ऋणात्मक 0, धनात्मक ऋणात्मक 0, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। और इसके ऊपर सवाल आता है, साहब ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई होगी। जिस हिसाब से मैंने आपको इसको शॉर्टकट में बताया है, एकदम शानदार तरीके से 3-4 पेज की जो बातें थी मैंने आपके सामने एक आधे पेज के अंदर सलटा दी इसको,
कितने पेज के अंदर? आधे पेज के अंदर एक एक चीज को याद रखना है। शॉर्ट रिवीजन इसी को ही बोला जाता है। जितना समय कम लगेगा पढ़ने में उतना ज्यादा फायदे में रहोगे आप लोग। जितना समय कम लगेगा उतने फायदे में आप लोग रहने वाले हो और अच्छी तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। करो साहब, पहले इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लो और मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। अच्छी तरीके से एक एक चीज को देखो, एक एक वर्ड को आपको देखना है, शानदार तरीके से आपको चीजें समझनी। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फटाफट ले स्क्रीनशॉट वगैरह लो, शानदार तरीके से एक एक जैसे मैंने लिखी वैसे वैसे आपको लिखनी है। कोई दूसरा मेथड अपनाने मतलब ऐसे मत लिखना द्विघात समीकरण की घात 2 होती। शॉर्टकट में जैसे लिखा वैसा का वैसा आपको लिखना। अगली स्लाइड में मुझे मूलों की प्रकृति बतानी, 3 पॉइंट वो बताने, फिर आपको बीज गणितीय सर्व समीकरण समझानी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि इस सवालों में काम आएगी। और आपको मैथमेटिक्स में एक बार याद करने से क्या होगा, ये जब आप सर्व समीकरण याद कर लोगे तो ये आगे जो 8वां चैप्टर आएगा त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अंदर भी काम आती है। तो पहले से याद करके रखो, जो जो काम आएगी उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। उम्मीद है एक एक चीज आपके बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और शानदार तरीके से आपको चीजें समझनी। ठीक है, मैं एक बार वापस बात कर दूं आपके द्विघात समीकरण से रिलेटेड। 1 मिनट में आपको रिवीजन करवा देता हूं। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं या 2 मूल होते हैं, एक अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा होता है। जो ये द्विघात समीकरण आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी द्विघात समीकरण आपके पास आएगा उसको हल करने के 3 मेथड आपके पास है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र। गुणनखंड विधि आप सबको पता है, पूर्ण वर्ग आपके सिलेबस में नहीं। श्रीधराचार्य सूत्र में आपको ध्यान रखना है, श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघाती सूत्र भी बोला जाता है। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये आपका द्विघाती सूत्र कहलाता है। प्लस माइनस का चिन्ह ये डिसाइड करेगा, एक बार प्लस का लोगे तो x का एक मान आएगा, माइनस लोगे तो x का एक मान आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में x के कितने मान चाहिए, 2, क्योंकि जितनी घात उतने शून्य आपको चाहिए। और ये जो द्विघाती सूत्र जो आपने लिखा श्रीधराचार्य, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने लिखा इस ब्रैकेट के अंदर, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बराबर लिखा जाता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। और ये जो विविक्तिकर है वो 3 प्रकार का आ सकता है। अगर विविक्तिकर का मान ऋणात्मक आया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। अगर विविक्तिकर का मान 0 आया तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और अगर विविक्तिकर का मान धनात्मक आया तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये बातें मैंने आपको 3-4 बार रिपीट कर दी, दिमाग में छप जानी चाहिए, कभी भूलने का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए आपके सामने। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने बता दी। बाकी मैं मूलों की प्रकृति अगले स्लाइड में पढ़ाने वाला हूँ, वैसे भी कोई समस्या आपको आने नहीं दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां नहीं पढ़ाकर आपको पूरा का पूरा यही पढ़ा दूं, कोई समस्या नहीं मेरे को तो। ठीक है, मैं यहां पर एक हेडिंग लगा देता हूं, मूलों की प्रकृति। क्या हेडिंग लगा देता हूं, मूलों की प्रकृति। कोई पूछेगा आपसे मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर हम लोग करेंगे, तो कोई समस्या नहीं। तो मूलों की प्रकृति में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने। कितने पॉइंट ध्यान रखने, 3 पॉइंट। आप लिखेंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ जाए 0 से बड़ा, क्या आ जाए, 0 से बड़ा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है इसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो यदि, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है साहब कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। तो 3 मान आपके पास यहां पर आ सकते हैं कि एक तो बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा मतलब धनात्मक मान आ जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान एग्जैक्ट 0 आ जाए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर लेस देन 0 यानी 0 से छोटा आ जाए। तो 3 स्थितियां यहां से बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस कंडीशंस में आप लिखोगे मूल वास्तविक वे, क्या लिखोगे, मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक वे क्या होंगे, भिन्न भिन्न। मूल वास्तविक वे क्या होंगे, भिन्न भिन्न। और इस स्थिति में आपको लिखना है मूल वास्तविक वे, क्या लिखोगे साहब यहां पर आप, मूल वास्तविक वे बराबर
इस कंडीशंस में क्या लिखोगे आप लोग, मूल वास्तविक व बराबर। और इस कंडीशंस के लिए मैं पॉइंट नीचे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है फालतू में। अगर ऐसा आया तो आप लिखोगे मूल काल्पनिक होंगे, आप लिखोगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, ऐसे लिख दो, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात क्या होंगे आपके, मूल काल्पनिक होंगे। ये लो साहब, हमने अलग अलग नहीं लिखकर एक साथ में लिख दी सारी बातें। जो अगर मैं बात करूँ ना तीसरे चौथे चैप्टर की पूरी भाषा की, वो ये है, क्योंकि बीजगणित सर्व समीकरण तो लिखवाना पड़ता है। आपको 9th क्लास में याद होती तो कोई टीचर इग्नोर भी कर देते हैं कि आप याद कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो, आपके सामने जो लिखा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, मतलब प्लस का मान आया, धनात्मक मान आया, तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जो दोनों मूल होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न मान आएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक वे क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी एक्स की दोनों। अगर एक्स की पहले 4 आ गई तो दोबारा भी कितनी आएगी, 4 आएगी। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब ऋणात्मक मान आ गया, तो उस कंडीशन से आप लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक होगा ही नहीं, अर्थात मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्योंकि जो चीज वास्तविक नहीं हो सकती वो क्या होती है, काल्पनिक होती है। पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो चीज वास्तविक नहीं हो सकती वो क्या हो सकती है, आपकी काल्पनिक हो सकती है। अब स्क्रीनशॉट लो आप एक बार, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझो। सब शानदार तरीके से आपको मैंने रिवीजन करवा दिया, बेहतरीन तरीके से एक एक चीज आपके दिमाग में छाप दी है मैंने। और किसी भी कंडीशंस में इन चीजों को याद करना है। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह, कंप्लीट आपको ध्यान रखना है। और एक एक बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझा दी मैंने। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो, है ना। कोई समस्या आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। इससे शॉर्ट नोट्स कोई नहीं हो सकते हैं, इससे बढ़िया नोट्स नहीं हो सकते हैं, इससे शानदार चीज़ें नहीं हो सकती। बाकी अब आप किस नज़रिए से इसको करते हो और किस नज़रिए से नहीं करते हो वो तो आपके ऊपर है। बाकी मैं जितना बोल रहा हूँ ये चीज़ें इतनी आप कर लोगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, वो द्विघात समीकरण का विविक्तीकर होता है। ये मैंने वैसे भी आपको लिखवा दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं। श्रीधराचार्य सूत्र वगैरह आपके सामने तैयार। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट वगैरह, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ और चीज़ों को कर रहा हूँ क्लियर। ठीक है, तो उम्मीद है जो बोर्ड के सामने आपकी बातें लिखी हुई है वो पहले आपको ये लिखना कंप्लीट, ये पूरी चीज़ें, उसके बाद वो नीचे लिखना। मैंने अलग से नहीं बता के बोर्ड मिटा था, इसकी वजह सारी चीज़ें एक फ्रेम में आ गई। आप चाहो तो ऐसे इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक पेज में आपके सामने सारी चीज़ें आ गई, एक पेज में सर्व समीकरण जो आपके बीजगणित है सर्व समीकरण उनको याद रखना है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड सारी बातें बताई है अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। एक्चुअल में 14 चैप्टर की इतनी भाषा, अगर मैं चाहूँ तो वीडियो यहीं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अगली स्लाइड में जो बीजगणितीय सर्व समीकरण होती है उनको लिखवाता हूँ कि क्या क्या हो सकती है जो आपके काम आएगी। ऐसे तो कितनी लिखो कोई फर्क नहीं, हमारे जो 10th क्लास में जहाँ जहाँ कोई चीज़ काम आ जाए उसको मैं लिखवाने वाला हूँ। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं बीजगणितीय सर्व समीकरण। अभी देखो हम लोगों ने आपके जो द्विघात समीकरण उसमें पूरी बातें हम लोगों ने शॉर्टकट में पढ़ ली है और आपको उसी तरीके से याद करनी है। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी वो हम लोग क्वेश्चंस में कर लेंगे। लास्ट इसकी एक हेडिंग है बीजगणितीय सर्व समीकरण। आप लोगों को सबको लगभग ऑलमोस्ट याद ही है सारी सर्व समीकरण, क्योंकि 7वीं क्लास में आती है, फिर 8वीं में आती है, फिर 9th क्लास में हो जाती है। ठीक है, तो हमें पढ़नी है आपके बीजगणितीय सर्व समीकरण। कौन सी सर्व समीकरण पढ़नी है, बीजगणितीय सर्व समीकरण, क्योंकि आगे जो 8वां चैप्टर आएगा ना उसके अंदर भी काम आएगी। तो कृपया करके एक बार ही पढ़ लें, मैं बार बार नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसको, है ना। ऐसे नहीं है कि सर ने शुरू कर दिया तो वापस और शुरू कर देंगे, एक बार मतलब अंतिम बार है। ठीक है, तो आपको सर्व समीकरण मैं बताता हूँ कौन कौन सी सर्व समीकरण आपको पढ़नी है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। फालतू की सारी ज्ञान की बातें करने से मतलब है नहीं। एक तो आपको याद रखना है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे a - b का होल स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर। नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं a² - का b², क्योंकि आगे काम आएगी, ध्यान रखना। नंबर जो 4 है वो हो जाएगी a² + का b²। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा काम में लिया था। नंबर जो 5 है वो हो जाएगी a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। नंबर जो 6 है वो हो जाएगी a - b का होल क्यूब। नंबर जो 7 है वो हो जाएगी a³ + का क्या हो जाएगा, b³।
और नंबर 8 आपको याद रखनी है ए क्यूब माइनस का क्या बी क्यूब। इतनी याद हम लोग रख लेंगे, ऐसे चाहे कितनी याद कर लो कोई है नहीं, 15 लिखवा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके जितनी सिलेबस में काम आ सकती है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो सबको पता होनी चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab फिर प्लस का बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये सर्वसमीका हो जाएगी आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये क्या होती है ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर फिर प्लस का हो जाएगा बी क्यूब। ये क्या हो जाएगी ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बी क्यूब। ये सर्वसमीका क्या होती है, ए प्लस बी, क्या होती है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी फिर प्लस का बी स्क्वायर। शायद यहाँ पर माइनस आता है, मैं एक बार कंफर्म तो करूँगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आप लोग एक बार यहाँ तक देखो, क्योंकि हमें कोई चीज़ गलत नहीं लिखनी है, हम लोग देख के कर सकते हैं कोई समस्या नहीं, लेकिन हम लोग गलत कोई चीज़ नहीं लिखें। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोगों ने सही लिख लिया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और ये भी हो गया आपके सामने। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ मैंने बोला था ना यहाँ माइनस आएगा अंदर, बिल्कुल माइनस आएगा, मैं एकदम कंफर्म ही था, सही चेक कर लिया, सही माइनस। और इधर क्या आएगा, बाहर माइनस आएगा और अंदर क्या आएगा प्लस आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी फिर प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कंप्लीट आपको क्या हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। 8 सर्वसमीकाएं हैं टोटल जो आपको ध्यान रखनी है, और मैं इसमें कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करूँ मैं आपको याद करवा दूँ, ये करवा दूँ वो करवा दूँ, नहीं सर। याद करनी मतलब याद करनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, और ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है, और ए माइनस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बाहर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखनी है साहब। मैं ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात आपके सामने नहीं करूँगा कि आप ये कर लें वो कर लें, जितनी चीज़ें आपको याद करनी है सफिशिएंट तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा कोई बहाना नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको याद नहीं करोगे तो इस चैप्टर में तो आपको कठिनाई आएगी, प्लस उसके साथ के साथ आपको 8वें चैप्टर में भी और दिक्कतें आएगी और आपको सामना करना पड़ेगा। और दिक्कतों का सामना करने से पहले उम्मीद जगाओ कि आप लोग इनको क्या कर लो, बढ़िया तरीके से याद कर लो। क्या आपकी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? और मैंने आपको आधे घंटे के अंदर इसका रैपिड रिवीजन करवा दिया, और मैं चाहता था इसको 1 घंटे तक पूरा करवा सकता था, 1 घंटे तक पूरी क्लास को खींच सकता था, लेकिन वो फालतू में टाइम होता। आपके पास इतना समय भी नहीं है, मुझे भी और रिकॉर्डिंग करनी है, क्वेश्चंस की भी करनी है। तो बढ़िया तरीके से आप इन लोगों को करना, बढ़िया तरीके से जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी है शानदार तरीके से आपको याद होनी चाहिए, और तोते की तरह आपको बोलनी आनी चाहिए, तब जाकर तो है मज़ा, और तब जाकर तो हो रही है आपकी अच्छी पढ़ाई। वरना अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी भी दिमाग के ऊपर जोर लगाना पड़ रहा है, सोच रहे हो कि याद है या नहीं है, तब जाकर फिर आप लोगों ने अभी तैयारी को उतना बढ़िया तरीके से शुरू नहीं किया जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी सर। तो कृपया करके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, रात दिन ये कर दीजिए, क्योंकि यही समय है, इस समय को आपको अपना बनाना, और ये समय आपको एक बहुत अच्छा टाइम देकर जाएगा आगे से आने वाले समय में। तो कृपया करके पढ़िए, हम भी आपके लिए खूब सारी मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? अभी रात के 2 बज रहे हैं आसपास, 2 बजे के आसपास आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। आप सोच लो रात के 2 बजे सर्दियों में हालत ख़राब हो जाती, और अभी काम कोई पूरा नहीं हुआ, अभी इन वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, इनको अपलोड भी करना है, इनके थंबनेल भी बनाने, इनके टाइटल भी बनाने, कल की जो लाइव क्लास आएगी शाम को इस चैप्टर की, उसकी पीपीटी भी तैयार करनी है, PYQ भी देखने, सुबह स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना भी, उनकी कॉपियाँ भी चेक करनी है। आप सोचिए नींद वगैरह कब लेते होंगे।
आप थोड़ा सा सोचिए अपने ऊपर, आप अपने ऊपर लेके देखिए कि कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो कृपया करके, हम तो आपसे ज़्यादा चाह ही नहीं रहे ना, हम तो आपको ये कह रहे हैं जो वन शॉट हम लोग बना रहे हैं उसको पूरा देखिए, फिर आप लोग उसका रिवीजन करिए, इतना ही आपको कह रहे हैं। हम आपको रात को 2-2 बजे तक नहीं बोल रहे हैं, आप केवल और केवल जब वीडियो आता है उसको पूरा देख के उसका रिवीजन कर लीजिए। 10 बजे सो जाइए, 11 बजे, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाइए। रात को पढ़ना है तो रात को पढ़ लीजिए, लेकिन 6-7 घंटे 8 घंटे तो कम से कम आप अपने लिए निकालिए सेल्फ स्टडी के लिए, वरना कैसे काम चलेगा बताइए आप लोग। फिर आप कहते हो रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर आप कहते हो हमारे डाउट आ रहे हैं, तो डाउट तो आएंगे ना साहब। थोड़ा सा आप एक दिन पढ़ के दूर मत आइए, एक दिन तो पढ़ लेते हो 8 घंटे, दूसरे दिन वापस नहीं पढ़ते हो, तो फिर दूसरे दिन तो 4-4 घंटे डिवाइड हो गए, तीसरे दिन और नहीं पढ़ोगे 2.5 घंटे हो गए, चौथे दिन और नहीं पढ़ो 2-2 घंटे हो गए। और अब समय जनवरी का चल रहा है साहब, है ना, तो जनवरी में अगर आप लोग इतना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे तो कैसे काम चलेगा। जनवरी का समय होता है 10 घंटे सेल्फ स्टडी करने का, फरवरी का टाइम होता है 12 घंटे सेल्फ स्टडी करने का, और मार्च में जब एग्जाम चलेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए 16 से 18 घंटे की। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं होगी फालतू में आपको ऐसे कह रहा हूँ, कोई मानबू होंगे आपको कह देंगे नहीं नहीं 10 घंटे पढ़ लेना, ऐसे नहीं। एग्जाम में जो छुट्टियाँ होती है उसमें आपको 17-18 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, नींद लेनी है 6 घंटे, नहाओ मत वाली स्नान करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए साहब पढ़िए, थोड़ा सा रगड़िए अपने आप को ना, यही समय। प्री बोर्ड दीजिए, टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, मैं जो लाइव सेशन लेके आता हूँ उसमें जुड़िए, उसके क्वेश्चंस के आंसर निकालिए, देखिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो, आप कितने पानी के अंदर हो कितने बाहर हो। रियल एनालिसिस नहीं करेंगे ना आप लोग, अपने ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तब जाकर चीज़ें होगी नहीं। आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, बार बार एक ही गलती को रिपीट किए जा रहे हो, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। आपका ये समय भी निकल जाएगा, आपने 2025 की कसमें खाई होगी हम ऐसे पढ़ेंगे 3 महीने ऐसे पढ़ेंगे, ये भी चला जाएगा। और जा रहा 7-8 तारीख तो होगी, देख लो 7-8 तारीख तो हो ही गई ना। आप सोचो ये वीडियो 7-8 तारीख को आपके पास आ रहा था, आप लोग सोचो कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा आपको नहीं बोलते हुए आज की क्लास को करते हैं खत्म। मस्त रही, स्वस्थ रही, और उम्मीद है जो वन शॉट आपके लिए तैयार किया था अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये तो क्लास आ गई, शाम को हम लोग इसका लाइव सेशंस लेकर हाजिर होंगे, जिसके अंदर हम लोग MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स जो छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग करेंगे, क्योंकि RBSE बोर्ड में इस चैप्टर में से टोटल 4 नंबर का एक सवाल आएगा, वो भी अथवा में। तो ज़्यादा कोई सवाल भी नहीं है, भाषा के सवाल हैं, इसमें 2-2 चर नहीं, इसमें एक चर X होगा, उस चर को आपको मानना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।